हेलो दोस्तों, मैं सौरभ शर्मा आपका एक बार फिर अपने कोनार परिवार यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने आपको मध्यकालीन भारत के बारे में कुछ बताया था, जिसमें हमने जो बात की थी वो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसको लेके बात की थी। आज उसी सीरीज़ में हम जो नेक्स्ट चीज़ है उसको हम देखते हैं। एक बात मैं आपको समराइज करा देता हूँ अपना कल का जो हमारा लेक्चर है। हमने बताया था कल जो हमारा चल रहा था गुलाम वंश चल रहा है। गुलाम वंश में हमने बताया था कि इसमें कुल मिला के हमारे 10+1 अर्थात 10 पुरुष व 1 महिला शासक हुए हैं, उन्होंने शासन किया है। इसमें जो 10 हमारे पुरुष शासक हुए हैं, इनमें से हमारा जो पहला जो नंबर आता है वो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है, जिसे हम गुलाम वंश का फाउंडर भी कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कई सारे कार्य कराए हैं। जैसे हमने आपको बताया कि उन्होंने अपना जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण कराया, ठीक है ना, और जो आपका मस्जिद है, भारत की जो प्रथम मस्जिद है आपकी कुब्बत उल इस्लाम, उसका निर्माण कराया। ऐसे कई सारे उन्होंने कार्य कराए। इसी सीरीज में आज हम बात करते हैं आगे की कड़ी की। क्या होता है जब हमारा जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक होता है उसका 1210 में चौगान खेलते समय जब मृत्यु लाहौर में हो जाती है, उसके बाद में अब ये प्रश्न आता है कि अब आगे शासन कौन करेगा। अब इस सीरीज़ में हमारे जो दिल्ली के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, और जो अमीर लोग होते हैं वहाँ के, वो जो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक है उसका पुत्र जिसका नाम आराम शाह है उसको गद्दी पर बिठाल देते हैं। लेकिन वो एक अयोग्य शासक सिद्ध होता है। जिस तौर पे वो थोड़े ही समय शासन करता है, बट हम आपको बताएं कि जैसा कि आपको पता होगा कि जो हमारा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका एक हमारा गुलाम दामाद था। उस गुलाम दामाद का नाम इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश जब हमारा क्या होता है, इल्तुतमिश होता है क्या, जब हमारे दिल्ली के लोग आराम शाह के शासन से जब परेशान हो जाते हैं तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश, जो उस समय हमारे जो बदायूं यूपी है वहाँ का गवर्नर है, उसको सूचित करते हैं कि आप आइए और अपने जो शासन की बागडोर है वो अपने हाथों में लीजिए। इस पर इल्तुतमिश भापे जाता है और जाने के बाद में अपने जो कहना चाहिए कि जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है उसका जो पुत्र है आराम शाह, उसके मध्य एक युद्ध होता है। मतलब इल्तुतमिश बा जो आराम शाह है उसके मध्य एक हमारा युद्ध होता है, और ये युद्ध हमारा 1210 ईस्वी में होता है। और ये युद्ध हमारा जो कहलाता है वो कहलाता है जूड का युद्ध। इस जूड के युद्ध में जो युद्ध का जो परिणाम होता है, परिणाम यह निकलता है कि जो हमारा आराम शाह होता है वो मारा जाता है और इल्तुतमिश जीत जाता है, और जीत के साथ ही वह अपना शासन करना प्रारंभ करता है। इस कड़ी में इल्तुतमिश कुछ हमारे नए कार्य करता है। जैसे सर्वप्रथम वो अपनी जो राजधानी है, राजधानी को जो अभी तक इससे पहले गुलाम वंश में जो इल्तुतमिश ने राजधानी अपनी बनाई थी वो हमारी जो लाहौर थी, लाहौर से वो हस्तांतरित करके दिल्ली लाता है। दिल्ली लाने के बाद वह और भी अन्य हमारे कार्य करता है। देखते हैं वो हमारे कार्य क्या क्या रहते हैं। इल्तुतमिश, जिसका टाइमिंग की अगर हम बात करें, इल्तुतमिश का जो हमारा समय रहता है शासन करने का वो 1210 से 1236 तक रहता है। यहाँ पे 1210 में आपका जूड का युद्ध होता है और परिणाम स्वरूप जो हमारा शासन होता है वो इल्तुतमिश के हाथों में आ जाता है। इस कड़ी में जो आराम शाह होता है वो मात्र कुछ ही समय तक शासन कर पाता है। इल्तुतमिश को अगर हम देखें, इसका जो पूरा नाम था वो आपका इल्तुतमिश का जो पूरा नाम है वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश है। ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश एक हमारा इलवरी तुर्क है। ये हमारा गुलाम दामाद है। किसका गुलाम है? ये हमारा जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है उसका गुलाम है, और बाद में ये इसको अपनी बेटी से शादी करा के इसे अपना दामाद बना लेता।
आइए इसके बारे में भी एक रोचक कहानी है, वो मैं आपको बताता हूं और आप इस पे थोड़ा ध्यान देंगे जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्या होता है, 1205 में जब हमारा गौरी जीवित होता है तो हमारा गौरी, इल्तुतमिश और जो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, ये तीनों मिलकर एक हमारी जो खोखर जनजाति है उसके विरुद्ध एक युद्ध लड़ते हैं। इस युद्ध में जो हमारा जो इल्तुतमिश है वो अपनी बहादुरी का परिचय देता है। इसकी बहादुरी से प्रभावित होकर जो हमारा गौरी होता है वह जो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक है उससे कहता है कि आपका ये गुलाम तो बहुत ज़्यादा ही क्या है, साहसी है, आप इसके लिए गुलामी के जो पद है यहाँ से इसको हटा दीजिए, गुलामी का टैग है इससे हटा दीजिए और इससे जो है गुलाम अपना हटा दीजिए और इसे एक नया पद प्रदान कीजिए। इस पर क्या होता है कि जो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक होता है वो जो इल्तुतमिश है उसकी बहादुरी से भली भांति परिचित होता है। तो वो क्या करता है कि कहीं इल्तुतमिश, उसे डर था कहीं इल्तुतमिश ऐसा नहीं हो कि मुझसे दूर चला जाए, तो वह इल्तुतमिश की शादी अपनी बेटी से करा देता है, जिससे क्या होता है वो उसके और नजदीकी आ जाता है। तो इस प्रकार क्या हुआ कि एक गुलाम जो हमारा था वो क्या हो जाता है, एक दामाद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज है जो गुलाम वंश है। गुलाम वंश का अगर देखा जाए संस्थापक जो हमारा है वो हमारा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। लेकिन अगर कुतुबुद्दीन ऐबक ने जरूर उसकी स्थापना की थी, लेकिन जो हमारा इस वंश में सबसे ज्यादा इस वंश को आगे ले जाता है, इस वंश के उत्थान में जो कार्य करता है वो व्यक्ति हमारा जो है वो इल्तुतमिश है, जिस कारण इल्तुतमिश को हम क्या कहते हैं, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। तो जो हमारा गुलाम वंश का अगर आपका प्रश्न आ जाता है, ये आपका पूछा गया प्रश्न है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया है, तो हमारा क्या आ जाएगा, आपका इल्तुतमिश आ जाएगा। इसी प्रकार आपका जो मुस्लिम साम्राज्य है, अगर आपका आ जाए मुस्लिम साम्राज्य, ये आ जाए या फिर आपका आ जाए मुस्लिम साम्राज्य, तो मुस्लिम साम्राज्य का भी वास्तविक अगर संस्थापक पूछा जाता है तो मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी आपका क्या रहेगा, इल्तुतमिश रहता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे चल के, बाद में अगर इसकी मृत्यु की बात करते हैं, बीच में कई सारे कार्य करेगा और कार्य करने के बाद में इसकी लास्ट में जो मृत्यु होती है वो 1236 ईस्वी में होती है। ठीक है, इसकी बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। बट इससे पहले भी और क्या क्या चीजें वो देखते हैं। आपको पता, हमने बता ही दिया कि इसने जो अपनी राजधानी है वो लाहौर से कहां पे ये लाया था, दिल्ली लाया था। लाहौर से इसने दिल्ली अपनी राजधानी को हस्तांतरित किया था। अब देखते हैं कैसा क्या होता है। एक आपकी घटना मैंने यहाँ पे इसका वर्णन किया है 1215 में याल्दो जो कुबाचा की कुछ घटनाएं वो मैं आपको बताता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से इसे सुनेंगे। क्या होता है, आपको पता है याल्दोज, कुबाचा और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो हमारे गौरी के क्या हैं, गुलाम हैं। ये तीनों ही आपको पता है इनके बीच में जो साम्राज्य का बंटवारा कर दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, सभी लोग अपनी अपनी जगह पे सेट है, लेकिन तब भी हर कोई चाहता है कि मैं भारत का शासक बनूं। इसमें यहाँ पे एक घटना घटती है वो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर जो हमारे ये दो गुलाम रहते हैं याल्दोज और कुबाचा, यहाँ पर जब हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में जब शासन करता है, गुलाम वंश की स्थापना करता है और शासन करता है, तो इन दोनों लोगों से अपना पीछा छुटाने के लिए वो क्या करता है कि जो कुबाचा होता है, कुबाचा से एक उसकी मुंह मोली बहन होती है। किसकी होती है, आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी एक मुंहबोली बहन से कुबाचा की करा देता है शादी और इसे बना लेता है अपना जीजा। जब इसे अपना जीजा बना लेगा तो डियर आपको पता है इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा इस वजह से किया कि चलो भाई शादी करा देते हैं, शादी करा देंगे तो थोड़ा ये करीबी आ जाएगा, फिर जीजा तो मार नहीं सकता है। तो इस वजह से इसने ये हमारा गेम यहाँ पे खेलता है और कुबाचा से ये अपनी बहन की शादी करा देता है। ये तो इसके फेवर में हो गया, लेकिन याल्दो जो है आपका अब भी इसके फेवर में नहीं है। वो इससे चिढ़ता है और चाहता है कैसे भी ना कैसे मैं क्या करूं, मैं भारत पे काबिज हो जाऊं। देखते क्या है
एक 1215 में एक घटना घटित होती है, वो मैं आपको बताता हूं। हम आपको पहले बता चुके हैं पिछली अपनी वीडियो में कि जो यालदोज है, यालदोज को जो हमारा जो दिया गया था साम्राज्य, वो हमारा दिया गया था आपका गजनी वाला, ठीक है। और जो कुबाचा है, कुबाचा को दिया गया था सिंध और जो मुल्तान वाला प्रांत है उसको दिया गया था। लेकिन क्या होता है कि जो यालदोज है, यालदोज पर एक हमारे ख्वारिज्म शाह जो लोग होते हैं, ख्वारिज्म शाह जो शासक थे हमारे ईरान साइड के, पर्शियन साइड के, तो वो क्या करते हैं, यालदोज पर अपना आक्रमण कर देते हैं। जब इसकी शक्ति को देखते हैं भाई ये कमजोर हो चुका है, तो इस पे अपना आक्रमण करते हैं। और इस आक्रमण में क्या होता है, यालदोज हार जाता है और उन जो हमारे जो ख्वारिज्म शाह होते हैं उनसे बचने के लिए ये हमारा कहां पे आ जाता है, कुबाचा से पे की तरफ आता है, कुबाचा से उसके प्रांतों को छीनता है, ठीक है, और वहां से कुबाचा को हटा देता है। इधर हमारा क्या होता है, अब क्योंकि यहाँ पे हमारा जो इल्तुतमिश है, इसके लिए जो इल्तुतमिश अपना शासन संभालता है, तो इल्तुतमिश के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती रही थी वो यालदोज व कुबाचा की रही थी, क्योंकि अगर ये दोनों हैं तो हम अपना जो शासन है वो इल्तुतमिश सही से नहीं कर पाएगा। तो इसने क्या किया था, पहले तो कुबाचा को मारा था, क्योंकि इस यालदोज ने कुबाचा को भगाया था, ठीक है। अब कुबाचा को मारने के बाद में यालदोज जो बचता है, बाद में वो यालदोज को भी हमारा क्या करता है, हरा देता है, और इस तरीके से उसके सामने की जो दोनों ही घटनाएं होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। 1221 की एक और घटना है, तो आपको ध्यान रखना है। 1215 में जो हमारी घटना होती है वो क्या होती है कि 1215 में इल्तुतमिश ने यालदोज व कुबाचा को हराया था, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि इसके अभी ये शासन सही से करना ही इसने स्टार्ट किया था कि इसके सामने एक और विकट समस्या आ गई। वो समस्या क्या थी वो मैं आपको बताता हूं। देखिए 1221 की घटना है। इस समय क्या होता है आपको पता है कि जो अभी गजनी वाला जो हमारा क्षेत्र है इस पे कौन काबिज हो चुका है, वो हमारे ख्वारिज्म शाह जो शासक हैं वो काबिज हो चुके हैं। और इधर जब इस पे ख्वारिज्म शाह शासक है काबिज हो चुके हैं, तभी उन पर क्या होता है, विश्व विख्यात जो हमारे मंगोल आक्रमणकारी थे उनमें से एक व्यक्ति का जो हमारा मंगोल आक्रमणकारी है उसका नाम था तेमुचिन या चंगेज खान। आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है चंगेज खान उर्फ क्या था, तो उर्फ में जो आता है वो आपका तेमुचिन, मतलब इसके लिए तेमुचिन या हमारा चंगेज खान दोनों एक ही है, ठीक है। ये एक हमारा मंगोल आक्रमणकारी होता है। ये मंगोल आक्रमणकारी क्या करता है कि जो ख्वारिज्म शाह होते हैं जिन्होंने किसको भगाया था, जिन्होंने यालदोज को भगाने पे मजबूर कर दिया था, उस ख्वारिज्म शाह पर ये अटैक हमारा करते हैं, ठीक है, अटैक करते हैं, जिससे ख्वारिज्म शाह क्या होता है, भागने को वहां से विवश होता है। अब आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे जो सबसे ताकतवर बन के उभरा है वो हमारा चंगेज खां है, क्योंकि चंगेज खां के डर से ही हमारा कौन भागा है, ख्वारिज्म शाह भागा है। और ख्वारिज्म शाह के डर से कौन भागा है, आपका ख्वारिज्म शाह के डर से ही हमारा यालदोज भागा है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी शक्ति जो उभर के आ रही है अभी, वो आपके कौन है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां। क्या होता है, जब चंगेज खान ने इसके शासन पे जब अटैक किया था, तो जो हमारा ख्वारिज्म शाह होता है ये कैस्पियन सागर की तरफ भाग जाता है। कहां भागता है ये आपका कैस्पियन सागर की तरफ, कैस्पियन सागर की तरफ भाग जाता है, जहां जो हमारा चंगेज खान है वो एक अपनी फौज की टुकड़ी इसके पीछे भेज देता है और जहां पकड़ के इसे मरवा दिया जाता है। उधर क्या होता है कि जो ख्वारिज्म शाह है इसका एक पुत्र होता है जिसका नाम था जियाउद्दीन मकबन्नी। क्या नाम था, जियाउद्दीन मकबन्नी। जियाउद्दीन मकबन्नी भी भागता है और ये अपना जो भागने का रुख है ये अपना करता है सिंध साइड से, जो हमारी सिंधु नदी है उधर हमारे भारत साइड से, जो सिंधु नदी वाला जो हमारा है सिंधु नदी साइड से ये हमारा आता है। अब सिंध प्रांत में ये आ जाता है, इधर हमारी जो सिंधु नदी आपकी बहती है ये आ जाता है। अब क्या होता है, इसके ही पीछे इसे पकड़ने के लिए, जियाउद्दीन मकबन्नी को पकड़ने के लिए हमारा क्या जो एक व्यक्ति है जो मंगोल आक्रमणकारी जिसका नाम चंगेज खां है वो इसके पीछे पीछे आता है अपनी सेना लेकर।
और इधर ये क्या होता है, तब तक जो हमारा जियाउद्दीन मकबन्नी है वो सिंध नदी तक पहुंच जाता है और सिंध नदी के उधर हमारा इल्तुतमिश का साम्राज्य विस्तृत है। जियाउद्दीन मकबन्नी अपनी हेल्प के लिए जो आपका इल्तुतमिश है इससे शरण मांगता है कि भाई हमें शरण दे दो, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने हमारे ऊपर आक्रमण किया है। समय को देखते हुए यहां पर बहुत ही ज्यादा सूझबूझ का परिचय जो हमारा व्यक्ति देता है वो हमारा व्यक्ति देता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश सोचता है अगर मैंने इसे शरण दे दी तो जो चंगेज खां है अभी तो केवल इसे पकड़ने आया है और इसके चक्कर में मुझ पे भी अटैक कर देगा और मैंने अपना जैसे तैसे अपना साम्राज्य थोड़ा संभाला है, ये पूरा लुट जाएगा और मेरे पास कुछ भी नहीं बचने वाला है, ठीक है ना। और मैं भी हो सकता है मेरी भी यहाँ पे क्या हो जाए, मर्डर हो जाए, मुझे भी मारा जा सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा इल्तुतमिश है वो अपना सूझबूझ का परिचय देते हुए क्या करता है, यहाँ से जो जियाउद्दीन मकबन्नी है उसको शरण देने से मना कर देता है। जब मना कर देता है उधर जो हमारा इसके पीछे कौन आ रहा है, आपका चंगेज खां आ रहा है, वो हमारा सिंधु नदी तक पहुंच जाता है और यहाँ पे इसको पकड़ लिया जाता है, किसको, जियाउद्दीन मकबन्नी को। तो यहाँ पे आपका एक प्रश्न उठता है कि जो हमारा, और यही आपका जो प्रश्न क्या है कि जो हमारा चंगेज खान ने कब हमारा सिंध नदी को पहली बार देखा था। तो ये पहली बार कब इसने देखा था, पहली बार इसने तब देखा था जब ये किसको पकड़ने के लिए, जियाउद्दीन मकबन्नी को पकड़ने के लिए आया था, तभी इसने सिंधु नदी को पहली बार देखा था। और इसने ये भी देख लिया था उसी समय कि इस नदी के उस साइड से हमारी दूसरी तरफ क्या है, एक दूसरा साम्राज्य भी पल बढ़ रहा है, लेकिन इसने उस समय इसमें कुछ भी इंटरफेयर नहीं किया, मतलब किसी प्रकार का आक्रमण नहीं किया। आइए अब देखते हैं आगे। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो हमारा चलता है वो क्या है, आपका इल्तुतमिश द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आक्रमण। इससे पहले हम आपको बताएं, अब आप देखिए भगवान कैसे हम लोगों का जो कहता है साथ देता है। अगर कोई सच्चे मन से अगर अपना जो भी है हार्ड वर्क करता है तो परिस्थिति गॉड चेंज कर देता है। यहाँ पर देखिए इल्तुतमिश जो एक बोल्ड शासक की तौर पे उभरा है, लेकिन इसके ससुर जिन्होंने अपना दिल्ली के तो शासक है, बट उन्होंने दिल्ली का शासन कहां से संचालित किया था, लाहौर से, बड़े दबके डर के। लेकिन जो हमारा इल्तुतमिश है इसने अपनी जो राजधानी है वो दिल्ली लाया। दिल्ली लाने के बाद में इसके साम्राज्य विस्तार में सबसे बड़ी जो हमारी दो कारक बन रहे थे जो इसको रोक रहे थे, वो आपका एक यालदोज था, दूसरा कुवाचा था। इसका ही समय रहते हुए बड़े अच्छे तरीके से निपटारा हो गया। और आगे एक सबसे बड़ी जो समस्या आ रही थी हमारी चंगेज खां वाली कि अब क्या होगा, तो चंगेज खां से भी उसने अपने साम्राज्य को कैसे बचा लिया। तो ये होता है। नेक्स्ट देखते हैं इल्तुतमिश द्वारा किए गए कुछ आपके महत्वपूर्ण आक्रमण है। इन आक्रमण में इसने सभी में क्या किया है, सफलता अपनी हासिल की है। किस किस में ये सफल रहा है, इसने 1226 में जब हमारा होता है तो 1226 में रणथंभौर पर आक्रमण किया और रणथंभौर को इसने विजित किया। इसी प्रकार इसने क्या किया, 1228-29 में जालौर, बयाना, अजमेर पर आक्रमण किया और इसे विजित किया। इसी प्रकार 1231 में इसने ग्वालियर पर अपना आक्रमण किया और इसे विजित किया। और इसी प्रकार इसने जो 1235 में मालवा जो प्रदेश है आपका मध्य भारत का इसे कहते हैं, ठीक है, तो उसको विजित किया और इस पे आक्रमण करके इसे भी विजित कर लिया। तो इस प्रकार देखा जाए तो इल्तुतमिश ने जो अपना साम्राज्य है, साम्राज्य का विस्तार अपना मध्य भारत तक इसने कर लिया है। देखते हैं एक और घटना है, हम आपको बताते हैं, थोड़ा इस पे भी एक स्टोरी बनती है, थोड़ा आप इसे देख लेंगे, ये भी क्लियर आपकी हो जाएगी। बंगाल अभियान। बंगाल अभियान क्या है वो मैं आपको बताता हूं। क्या होता है आपका बंगाल अभियान। बंगाल अभियान जो आपका है, आपका जो बख्तियार खिलजी है, बख्तियार आपका खिलजी है,
वो क्या है, एक आपका, आपको पता है बख्तियार खिलजी भी एक आपका गवर्नर जनरल रहा है। किसका रहा है? ये हमारा गौरी का एक आपका सैन्य अधिकारी था। तो इसने क्या किया था कि गौरी के समय में ही अपना जो बंगाल है, बंगाल वाले प्रांत पर इसने आक्रमण करके वहाँ पे जो हमारा पाल वंश जो हमारा चल रहा था सेन वंश वाला, तो उसको खत्म कर दिया। और खत्म करने के बाद में इसने अपने वहाँ पे काबिज हो जाता है और अपनी इसने एक राजधानी बनाता है जिसका नाम होता है लखनौटी या लखनौती। तो आपका जो लखनौती वाला है उसको ही आपका देखते हैं कैसा क्या रहता है कि जो बंगाल अभियान है इसमें क्या होता है कि आपका एक व्यक्ति होता है अली मर्दान। अली मर्दान जो व्यक्ति है वो एक सूबेदार बनाया जाता है। यहाँ पर किसके द्वारा बनाया जाता है? जो आपका जो बख्तियार खिलजी है उसके द्वारा यहाँ पे एक सूबेदार बनाया जाता है। ये अभी बख्तियार खिलजी के अंडर में है। अब क्या होता है, जो आपका अली मर्दान जो व्यक्ति है वो इसको जो बंगाल है इसमें अपने आप को जब वो देखता है कि हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक जब खत्म हो गया है तो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। जब वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है तो इस बात का जब पता चलता है हमारा इल्तुतमिश को, और अब ये अब साम्राज्य विस्तार में अपना चल रहा है, तो इल्तुतमिश का एक अपना जो एक इसका पुत्र होता है, चहेता पुत्र होता है जिसका नाम है नसरुद्दीन महमूद। ये नसरुद्दीन महमूद को भेजता है, नसरुद्दीन महमूद को बंगाल अभियान पे भेजता है। नसरुद्दीन महमूद वहां पे जाता है और बहादुरी से लड़ता है, लेकिन यहाँ से लड़ता लड़ता ये खुद भी क्या हो जाता है, शहीद हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, मारा जाता है। अब क्योंकि जो आपका नसरुद्दीन महमूद है, जब इसकी जब हत्या हो जाती है, जब ये खत्म हो जाता है यहाँ पे, तो इसका सबसे बड़ा जो सदमा होता है आपका वो किसको लगता है? वो आपका जो है इसके पिता इल्तुतमिश इन्हें पहुंचता है। इल्तुतमिश का क्योंकि ये सबसे चहेता पुत्र था, इसके बाद में इल्तुतमिश हमारा क्या रहने लगता है, बीमार रहने लगता है। बीमार रहने लगता है। अब जब बीमार रहने लगता है, अब वो क्या करता है कि इसका जो हमारा आपका जो इसका पुत्र है नसरुद्दीन महमूद के गुजर जाने के बाद अब इसका ऐसा कोई भी पुत्र नहीं था जो लायक हो एक शासक बनने के। अब ये क्या करेगा, इसकी एक पुत्री है जिसका नाम है रजिया सुल्तान, जिसका नाम रजिया सुल्तान है। ये रजिया सुल्तान से अपना एक घोषणा करता है अपने दरबार में कि भाई मेरे पुत्र, जितने भी मेरे पुत्र हैं वो शासक बनने लायक उनमें योग्यता नहीं है, लेकिन मेरी पुत्री जिसका नाम रजिया सुल्तान है उसके अंदर एक शासिका बनने के वो सभी गुण हैं। तो मैं अपने जीते जी क्या करता हूं कि मैं अपने जीते जी यह घोषणा करता हूं कि मेरे ना होने पर अगला जो हमारा जो शासक बनेगा वो रजिया सुल्तान ही बनेगी। मेरी उत्तराधिकारी कौन होगी? रजिया सुल्तान होगी। ये हो जाता है, ठीक है, बात चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल के क्या होता है, एक आपको और चीज आपको ध्यान रखनी है, पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जब नसरुद्दीन महमूद इसका जो सबसे चहेता पुत्र था उसकी जब मृत्यु हो जाती है तो इसकी याद में यह एक मकबरा बनवाता है। इस मकबरे का नाम जो है वो है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ये दिल्ली में आपका मकबरा स्थित है और इसकी जो विशेषता है वो है कि ये सुल्तानगढ़ी का मकबरा भारत का प्रथम मकबरा है। कैसा मकबरा है? भारत का प्रथम मकबरा। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का प्रथम मकबरा बताओ तो आप बताओगे सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। किसकी याद में बनवाया था? अपने चहेते पुत्र नसरुद्दीन महमूद की याद में बनवाया था। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या होता है। 1229 में आपका एक क्या होता है वो देखते हैं। 1229 में एक आपका बगदाद का खलीफा होता है जो इसे वैधानिक सुल्तान की उपाधि देता है और इसके साथ ही जो हमारा जो सुल्तान है आपका जिसका क्या नाम है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश उस खलीफा को क्या करता है, एक खिलायत नाम का एक वस्त्र भेंट करता है, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि भाई मैं जो हमारा जो खलीफा है उसने मुझे एक सुल्तान की उपाधि दी है। तो यहां से एक आपका प्रश्न उठता है, क्या उठता है कि जो हमारी दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक है या वह प्रथम शासक जिसने वैधानिक सुल्तान की उपाधि धारण की थी? तो आपका जो आंसर रहेगा वो बेटा क्या रहेगा? आपका आंसर रहेगा
क्या रहेगा? इल्तुतमिश। क्या रहेगा? इल्तुतमिश। अगर वैधानिक सुल्तान आए, आप थोड़ा इस बात पे थोड़ा गौर करेंगे, अगर वैधानिक सुल्तान आता है, वैधानिक सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम व्यक्ति हमारा कौन है, तो आप इल्तुतमिश बताएंगे। लेकिन अगर केवल आता है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम जो हमारा शासक था वो कौन था, तो आपको शायद पता हो या नहीं पता हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन आगे कभी भी हम जब जिक्र करेंगे, आपका गजनवी जब बताएंगे तो हम आपको उसमें बताएंगे। तो जो वैधानिक सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो हमारा था गजनवी। कौन था? हमारा गजनवी था। ठीक है ना। अगर वैधानिक सुल्तान आए तो आपका आंसर होगा वैधानिक इल्तुतमिश हो जाएगा। अगर केवल आपका सुल्तान वाला आ जाए तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गजनवी आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्या होता है। इल्तुतमिश ने कुछ आपके जो प्रशासनिक कार्य हैं उनको भी वो करता है। जैसे इसने दिल्ली में सबसे पहले जब ये आया था प्रशासनिक कार्य में, जब जैसे ये शासक बना था, तो सबसे पहले इसने ये देखा कि भाई जो साम्राज्य विस्तार करने में जो हमारा रोड़ा कौन है, तो उसने देखा कि भाई जो दिल्ली के हमारे जो अमीर हैं, जो अपनी हर एक बात में चला रहे हैं, मना रहा है उसको बुला रहे हैं, शासक बनने के लिए मना रहा है उसको हटा रहे हैं, तो इसने क्या किया, जो दिल्ली के अमीर हैं उनका दमन कर दिया। दमन करने के बाद में इसने क्या किया, एक अपनी तुर्कान चहलगानी, इसमें बेटा क्या होता है, 40 तुर्क सरदारों का एक ये गठन है, तुर्क सरदार, 40 तुर्क सरदारों का एक समूह का इसने गठन किया था। और ये 40 तुर्क सरदार आपके क्या थे, बहुत ही ज्यादा आपके जो माइंड से और बॉडी से दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। ये 40 तुर्क सरदार क्या करते थे, सुल्तान को हर एक मसले पर उसकी जो भी प्रॉब्लम्स होती थी, उसके जो भी प्रॉब्लम होती थी उसमें ये सॉल्यूशन देते थे, उसके लिए ये सुझाव प्रस्तुत करते थे। और जिस कारण क्या है, सुल्तान अपना एक सुनियोजित तरीके से अपना जो साम्राज्य का विस्तार कर पा रहा था। नेक्स्ट क्या है, इसने इक्तादारी प्रथा की भी शुरुआत की। इक्तादारी प्रथा क्या होता है, हम आपको इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। इसने जो, अगर आपसे पहले प्रश्न तो ये आएगा कि इक्तादारी प्रथा प्रारंभ करने वाला पहला जो हमारा शासक है वो कौन है, तो आपका आंसर रहेगा इल्तुतमिश। अब इक्तादारी बेटा होता क्या है उसको आप समझते हैं। इक्तादारी प्रथा, अच्छा ये बताइए, जैसे कि आज आप जो भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, आपकी जब जॉब लग जाएगी तो आपको पैसा चाहिए, सैलरी चाहिए, तो पहले भी ऐसा ही होता था। लेकिन इल्तुतमिश ने क्या किया, इल्तुतमिश ने क्या किया कि जो उन लोगों को, जो हमारे जो वहां के उसके जो एम्प्लॉय होते थे उस समय के, जो हमारे उसके वर्कर्स होते थे, तो उनको वो क्या करता था, जो हमारा व्यक्ति है, अधिकारी व्यक्ति है, उसको तनख्वाह नहीं देकर उसके बदले भूमि दी जाती थी। तो उसको जो भूमि दी जाती थी उसको भूमि को बोलते थे इक्ता, और जो लेता था वो हमारा वहां का जो शासक पूरा एक मेंटेन उसे करता था, वो इक्तेदार हो जाता था। और यही प्रथा हमारी जो कहलाई जाती थी वो इक्तादारी प्रथा कहलाती थी। तो भारत में इसे सर्वप्रथम जो इंट्रोड्यूस किया था वो हमारा करने वाला व्यक्ति कौन था, इल्तुतमिश था। इसने ही जो इल्तुतमिश है, इसने हमारे जो सिक्के हैं, सिक्कों के बारे में भी इसने थोड़ा अपना जो अपना थोड़ा इसे कुछ हमारा अपना कहना चाहिए समस्या का समाधान करता है। इसने क्या किया, इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्कों का संचालन किया। पेपर में आपका एज इट इज पूछा जाता है, ये बताइए शुद्ध अरबी सिक्कों का संचालन सर्वप्रथम किस शासक ने किया, तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा इल्तुतमिश। इसमें क्या होता है, शुद्ध अरबी सिक्कों में आपके दो प्रकार के सिक्के थे, एक था आपका टंका और एक था आपका जीतल। जहां पर जो टंका था ये बना हुआ था चांदी का, किसका बना हुआ था, चांदी का बना हुआ था। वहीं जो जीतल था, जीतल आपका बना हुआ था तांबा का या फिर पीतल का। लेकिन आपको अगर दोनों ऑप्शन आते हैं, पेयरिंग से आते हैं तांबा और पीतल, तो आप दोनों पे लगाओगे आंसर। लेकिन अगर दोनों अलग अलग आए, तांबा, पीतल, चांदी और गोल्ड, कुछ भी अगर ऐसे हमारा आता है, तो आपकी जो प्रायोरिटी दोगे वो आप किसको दोगे, तांबा को दोगे। ठीक है। और यहाँ पे जो चांदी का आपका जो है हमारा, वो आपका अगर इसकी जो ग्रेन है, ग्रेन क्या है, ये एक वेट की इकाई है, मतलब भार की एक इकाई है। तो इसका अगर आपसे वजन पूछ लिया जाए कि भाई ये बताइए जो टंका है इसका वजन कितना था, तो आपका 175 ग्रेन का हमारा रहता है। और इसमें एक चीज आपको और भी ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि इल्तुतमिशी, आपका सीधा सीधा एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये बताइए कि भाई वह शासक कौन था जिसने अपने सिक्कों पर सर्वप्रथम खलीफा का नाम गुदवाया था।
तो वो हमारा जो व्यक्ति था वो हमारा कौन था, आपका इल्तुतमिश था। एक पॉइंट हम आपको और बताते हैं, वो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि अगर आपका ये आए कि जो हमारा जो कॉइन है, मतलब जो सिक्के हैं, सिक्कों पर खलीफा का नाम प्रथम गुदवाने वाला जो आपका शासक है वो कौन है, आपका आंसर रहेगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या किया था, जो सिक्के होते थे उन पर एक तरफ तो ये खलीफा का नाम गुदवाता था और दूसरी तरफ जो हमारे आपके हिंदू देवी देवता जो हमारे होते हैं, ठीक है ना, उनके जैसे नंदी हुआ, ठीक है ना, और जो हमारे चौहान वंश के कुछ हमारे घुड़सवार होते हैं, अच्छे वाले घुड़सवार थे, उनके नाम ये गुदवाता था, ठीक है। और इसने ही जो हमारी ये होती है टकसाल भी इसने ही, इल्तुतमिश ने ही हमारी स्थापित कराई थी। तो आई होप आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना, तो आप इन्हें अच्छे से देखते रहिए। ठीक है, तो आपको डियर इतनी बातें समझ में आ गई होंगी अच्छे से, जो भी मैंने बात बताई है, और मैं आशा करता हूं कि आप इन बातों को अच्छे से ध्यान रखेंगे। और मेरा जो जो भी बातें मैंने बताई हैं, आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एक बार जरूर देखिए और आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो प्लीज़ अपना जो कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में लीव कीजिए, मैं उसका जो भी रेस्पॉन्स है वो ज़रूर दूंगा। अगर आपको कुछ और भी बताना है या जो भी आपको सजेशन देना है, आप वो भी अपना सजेशन, अपना इम्पोर्ट सजेशन जो भी है आप उसे भी लीव कर सकते हैं। और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू।